गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्या देखेंगे, तो यह ज्योग्राफी सब्जेक्ट है आज हम लोगों का। और क्लास क्या है, तो क्लास 11 है और उसका चैप्टर नंबर 3 है। और क्या है यह, तो क्लास 11 का ज्योग्राफी में क्या है, तो भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 3 है। तो शुरू करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसका ब्रीफ यहीं पर देख लीजिए। सिंपल, यह पृथ्वी क्या हम लोग जानते हैं कि गोला है, केंद्र है। तो केंद्र से अगर हम लोग उसका नमूना निकालेंगे, जैसे तरबूजा में से अगर कोई उसका सैंपल लेना होता है कि वह पका है या नहीं पका है, तो कैसे इसी तरह से काट कर निकालते हैं। तो इसी तरह हम लोग अगर पृथ्वी से भी अगर काट कर निकाले तो इस तरह से निकलेगा, जिसमें क्या होगा, पृथ्वी के अंदर में यह कोर है, तो यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, इसको कहेंगे कोर। इससे ऊपर यहाँ तक यह मेंटल है और ऊपर यह पर पटी है। 3 भाग में बट गया। इसी में से इसको बांटा जाता है, यह आंतरिक और बाह्य कोर, आंतरिक और बाह्य मेंटल, और यह ऊपर कोर है जिसमें यह हो जाएगा अस्थल और यह पूरा समुद्र हो जाता है। इसी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि यह ऊपर कम कठोर है, अंदर बहुत कठोर है, बीच में थोड़ा लिक्विड है, फिर बीच में तापमान पर जैसे जैसे नीचे जाएंगे तापमान बढ़ता चला जाता है। ऊपर परपटी पर क्या है, ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा है। फिर सियाल यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम, फिर सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे अंत में निफ है, क्योंकि इसमें निकेल और फेरस यानी निकेल और लोहा की अधिकता है इस कारण। फिर जो ये सब है, इसका वेट कितना है, मतलब द्रव्यमान कितना है, इनका आयतन कितना है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन सब को जानकारी के लिए क्या होगा, एक प्रत्यक्ष स्रोत और एक अप्रत्यक्ष स्रोत होता है। इन सब के बारे में हम लोग पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगेगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी प्रकृति के बारे में हम लोग सुने हैं या अनुमान लगाते हैं। क्या आपने अनुमान के अनुसार पृथ्वी क्रिकेट की गेंद की तरह एक ठोस गेंद है, या यह एक खगोलीय गेंद है जिस पर चट्टानों की मोटी परत स्थल मंडल है? क्या सोचा है बताइए। पृथ्वी ना ही क्रिकेट बॉल की तरह है, ना ही फुटबॉल की तरह है, ना ही यह पोलो की गेंद की तरह है। पृथ्वी की तरह ही है, यानी इसका यह अपना आकार है। मतलब जो बीच में मोटा है और इसके जो ध्रुव हैं ये पिचके हुए हैं, यानी चिपके हुए हैं, लगे जैसे कि इस पर किसी ने हथौड़ा चला दिया हो। यही कारण है कि विषुवत रेखा सबसे अधिक, यहाँ पर सबसे अधिक पृथ्वी की चौड़ाई है और ध्रुवों पर कम चौड़ी पृथ्वी हो जाती है, यानी कि यह पूरा गोल न है। इतना याद हो गया, आगे देखिए। अब आप फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या आपको ज्वालामुखी से निकलते हुए गर्म लावा, मिट्टी, धुआं, आग तथा मैग्मा याद है? बताइए, आप कभी आँख से देखे हैं? न देखे होइएगा तो टीवी और पेपर में तो जरूर देखे होइएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग को अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर समझाया जा सकता है, क्योंकि आज तक तो वहाँ तक कोई गया ही नहीं। पृथ्वी का केंद्र कितना है, तो 6371 किलोमीटर पृथ्वी का केंद्र, यानी इतना पृथ्वी एक तरफ मोटा है, मतलब यह गहराई हुई, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है। लेकिन अब तक जो सबसे अधिक मजबूत ड्रिलिंग और कहीं हो भी किया भी गया है, तो 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर में ही लोग रह जाते हैं। तो यहाँ जाना असंभव है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में न तो कोई पहुंच सका है और न ही पहुंच सकता है। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं का परिणाम है। बहिर्जात एवं अंतर्जात, यानी बहिर्जात मतलब क्या, यह स्थल के ऊपर जो है पहाड़ है, एक घाई है, पठार है, इन सबको प्लेन करने वाले क्रिया, इसको क्या कहेंगे, बहिर्जात। और अंतर्जात यानी जो पृथ्वी के सतह से अंदर उत्पन्न हो और वो हमें महसूस हो, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, मुख्य रूप से 2 ही होते हैं। तो देखिए, बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं लगातार भूदृश्य को आकार देती रहती हैं। अंतर्जात प्रक्रियाओं के प्रभाव को अनदेखा कर किसी भी क्षेत्र की भू आकृति की प्रकृति को समझना अधूरा है। अर्थात किसी भी प्रदेश की भू आकृति को समझने के लिए भूगर्भीय क्रियाओं के प्रभाव को जानना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि आप जो इन प्रक्रियाओं में अंतर्जात प्रक्रिया को अनदेखा कर दीजिए, ऐसा असंभव है। क्योंकि जो पर्वतों का निर्माण हुआ है, या जो घाटियाँ बनी हैं, या रिफ्ट हुआ है, नदियों का जो अपवाह तंत्र है, जो भी हम लोग आँख से आज ऊपर देखते हैं, सबका शुरुआत कहाँ से होता है,
अंतर्जात बल के कारण ही। और इसको संतुलित करने का काम कौन करता है? तो यह बहिर्जात बल, यानी वह बराबर करेगा, वह कम्युनिस्ट है। अंतर्जात बल पूंजीवादी है, यह एक तरफ असंतुलन पैदा कर देता है। मानव जीवन मुख्यतः अपनी क्षेत्रीय भू आकृति से प्रभावित होता है, इसलिए भूदृश्य के विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के विषय में जानना आवश्यक है। यह समझने के लिए कि पृथ्वी में कंपन क्यों होता है या सुनामी लहरें कैसे पैदा होती है, यह जरूरी है कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विस्तृत ज्ञान हो, तभी जान पाएंगे। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी का निर्माण करने वाली भूपरपटी यानी क्रस्ट और कोर तक सभी पदार्थ परतों के रूप में विभाजित हैं, और यह जानना भी अत्यंत रोचक है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के संबंध में जानकारी प्राप्त की, प्रत्येक परत की विशेषताओं के बारे में अनुमान लगाया। यह अध्याय इसी विषय से संबंधित है कि हम लोग जानेंगे कि प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत क्या क्या है, और कैसे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। अंदर पानी ही भरा हुआ है, या अंदर पूरा पेट्रोल डीजल है, या कुछ और है, या हीरा है, सोना है। देखते हैं। भूगर्भ की जानकारी के साधन। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर यहाँ है, चलिए इसी को मानते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थितियों के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचकर उसका निरीक्षण कर सके या वहाँ के पदार्थ का कुछ नमूना प्राप्त कर सके। हाँ, हॉलीवुड के मूवी में तो जरूर देखे हुए हैं कि अंदर तक चला जाता है, पृथ्वी का कोर घूर्णन करना बंद कर देती है, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक है वे एक रेल बनाते हैं और उस रेल में परमाणु बम रख कर ले जाया जाता है और अंदर कोर में रख कर उसको विस्फोट कर देते हैं ताकि कोर घूमने लगता है। लेकिन यह कपोल कल्पना है। यह आश्चर्य की बात है कि ऐसी परिस्थितियों में भी वैज्ञानिक हमें यह बताने में सक्षम हुए हैं कि भूगर्भ की संरचना कैसी है और इतनी गहराई पर किस प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हमारी अधिकतर जानकारी परोक्ष है, क्योंकि कोई वहाँ तक गया नहीं, न ही कोई ऐसा सेंसर है, उपकरण है जो उसका हमें फोटो दिखला दे, न ही कोई जाकर बताया है। हम सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाते हैं, यानी यह पूर्णतः अनुमानों पर आधारित है, या कहें तो यह कपोल कल्पना है। तथापि इन जानकारी का कुछ भाग प्रत्यक्ष परीक्षणों और पदार्थों के विश्लेषण पर आधारित है। जैसे प्रत्यक्ष में क्या होगा, ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थ या उल्कापिंड जो कभी पृथ्वी पर आकर गिर जाता है, तो उसको देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मुख्य रूप से वह ज्वालामुखी से निकले हुए उद्गार हैं, लेकिन वह भी मुश्किल से 100 किलोमीटर अंदर का ही बता सकता है। लेकिन पृथ्वी की गहराई कितना है, तो 6370 किलोमीटर गहराई है। अब यहाँ तक तो कोई आज तक नहीं गया और भविष्य में भी कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि तापमान इतना है कि कोई पदार्थ वहाँ पर जाने पर गल ही जाएगा। प्रत्यक्ष स्रोत यानी जिसको हम लोग डायरेक्ट आँख से देख सके, छू सके, वह प्रत्यक्ष स्रोत है। पृथ्वी से सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे चट्टानें हैं जो हम खनन क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानें 3 से 4 किलोमीटर तक गहरी है। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो अब कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऊपर 30 डिग्री तापमान हो और 4 किलोमीटर नीचे जाएगा तो कितना तापमान बढ़ जाएगा। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है, क्योंकि इतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए परपटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। कौन कौन? ये हैं, एक है गहरे समुद्र में प्रवेधन, यानी क्या करेंगे, पाइप अधिक से अधिक गहराई तक उसमें हम लोग ड्रिलिंग किया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना गहराई तक जा सकता है। उसका नाम क्या है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। वह दूसरा है समन्वित महासागरीय प्रवेधन परियोजना, इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। यानी दोनों में क्या है, ड्रिलिंग हो रहा है, मतलब मानव न जाएगा न ही उसका जेसीबी जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पाइप के माध्यम से उसके अंदर छिद्र किया जाएगा। आज तक सबसे गहरा प्रवेधन यानी ड्रिल कहाँ किया गया, तो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में मात्र 12 किलोमीटर की गहराई तक किया जा सका है। बस यह पूरे पृथ्वी के त्रिज्या का 1% भी नहीं है।
इन परियोजनाओं तथा बहुत सी अन्य गहरी खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न गहराई से प्राप्त पदार्थों के विश्लेषण से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण जानकारी प्राप्त हुई है। देखते हैं, पहला है प्रत्यक्ष स्रोत में सबसे अच्छा ज्वालामुखी उद्गार। प्रत्यक्ष जानकारी का एक अन्य स्रोत है यह। जब कभी भी ज्वालामुखी उद्गार से लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है, यह प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए उपलब्ध होता है। यद्यपि इस बात का निश्चय कर पाना कठिन होता है कि यह मैग्मा कितनी गहराई से निकला है, क्योंकि मैग्मा का तापमान लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो उस तापमान में किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अंदर भेजना असंभव है। दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। पदार्थ के गुण धर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव में वृद्धि होती जाती है। इतना ही नहीं, हमें यह भी पता चलता है कि गहराई बढ़ने के साथ साथ पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता जाता है। तापमान, दबाव व घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ के तापमान, दबाव एवं घनत्व के मान को अनुमानित किया है। यहाँ देखिए, अनुमानित है सब, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट इतना ही है। प्रत्येक परत के संदर्भ में इन लक्षणों का सविस्तार वर्णन हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत उल्काएं हैं, जो कभी कभी धरती तक पहुंचती हैं। हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उल्काओं के विश्लेषण के लिए उपलब्ध पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त नहीं होते हैं। तो हम लोग अंदाज लगाते हैं कि जिस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा उसी तरह उल्का का निर्माण हुआ होगा। लेकिन अगर दूसरा कल्पना मान लीजिए कि कहीं पृथ्वी को भगवान बना दिए हों और उल्काएं वो किसी दूसरे भगवान बना दिए, उनको गॉड बनाए होंगे, तो क्या होगा, दोनों की गुणवत्ता में अंतर हो जाएगा। इसलिए अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी और उल्काएं दोनों एक ही समय में एक ही पदार्थ के द्वारा बने होंगे, परंतु उल्काओं से प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती भी है। ये उल्काएं वैसे ही पदार्थ के बने ठोस पिंड है जिनसे हमारा ग्रह यानी पृथ्वी बना है। अतः पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य अप्रत्यक्ष स्रोतों में गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधी क्रियाएं शामिल है। पृथ्वी के धरातल पर भी विभिन्न अक्षांशों पर गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। यह गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर, यानी यहाँ देखिए, यह आपका क्या होगा, नीचे साउथ पोल और यह है नॉर्थ पोल, तो ध्रुव है इस पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर कम होगा। पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम है और विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के बीच की दूरी अधिक है, अतः यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा और ध्रुवों पर अधिक लगेगा। गुरुत्व का मान पदार्थ के द्रव्यमान यानी मास के अनुसार भी बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस भिन्नता को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होती है। जैसे इस भिन्नता को गुरुत्व विसंगति यानी ग्रेविटी एनोमोली कहा जाता है। गुरुत्व विसंगति हमें भूपर्पटी यानी क्रस्ट में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देती है। चुंबकीय सर्वेक्षण भी भूपर्पटी में चुंबकीय पदार्थ के वितरण की जानकारी देते हैं। भूकंपीय गतिविधियां भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः हम कुछ विस्तार से क्या जानेंगे आज, तो भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। तो देखते हैं क्या होगा भूकंप। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में कहें तो भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है। ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती है। भूकंप कैसे, यह क्रस्ट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। अगर भूकंप कहीं उत्पन्न हुआ, यहाँ उत्पन्न हुआ, यह क्या हुआ, भूकंप का केंद्र। सबसे पहले जहाँ पर पहुँचेगा वह उसका क्या होगा, तो उसका भूकंप का जो केंद्र सबसे ऊपर, इसके बारे में नीचे देखेंगे। और इसी तरह सबसे पहले भूकंप का कहाँ पहुँचेगा भूकंप, इस तरंगे इस केंद्र के पास जो उसके ऊपर में है, और यह नीचे मूल है
और इसके बाद तरंगे इस तरह से पूरे पृथ्वी पर फैल जाती हैं। देखते हैं इसमें क्या मिलेगा। सबसे पहले पी तरंगे चलेगी, फिर एस तरंगे और सबसे स्लो धरातलीय तरंगे। तो इसका आयाम सबसे बड़ा, उससे छोटा पी तरंग का और सबसे छोटा आयाम एस तरंग का होगा। और देखते हैं भूकंप या पृथ्वी में कंपन क्यों होता है। क्वेश्चन, प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। यानी भ्रंश मतलब क्या, फॉल्ट। हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है इसके अंदर बहुत सारे प्लेट, ऐसा नहीं है कि जो पृथ्वी है पूरा एक ही फुटबॉल का बहुत बड़ा टुकड़ा है, नहीं है। यह बहुत सारे छोटे छोटे बड़े बड़े टुकड़ों को मिलाकर बनाया गया एक टुकड़ा है। और वह ऐसा भी नहीं है कि उसको बिल्डिंग कर दिया गया है, वह इसी तरह से मतलब संतुलन की अवस्था में रहता है। उसी में अगर असंतुलन उत्पन्न हो या वे सभी मूवमेंट भी करती हैं, जो प्लेटें हैं वे मूवमेंट करती हैं इस तरह से। यह कन्वर्जिंग जोन है, यानी यहाँ पर किनारे दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे के निकट आएगी और यह क्या होगा, तो यहाँ पर अभी सारी है, मतलब यहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ऐसा कैसे होगा, जहाँ पृथ्वी के अंदर में मैग्मा है, गर्म चट्टानें हैं, तो इससे जो धाराएं निकलती हैं संवहन धाराएं, यह ऊपर उठेगी ऊर्जा के रूप में, बंडल है यहाँ। इस तरह से जब जहाँ धाराएं ऊपर उठेगी तो ऊपर के प्लेट को समय के साथ तोड़ देगी और वो जो प्लेट है इसका मूवमेंट अपोजिट दिशा में शुरू हो जाएगा। लेकिन यही संवहन धाराएं जिस क्षेत्र में नीचे गिरेगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ये प्लेटें आपस में मिल जाएगा, यानी कन्वर्जन होगा। तो यह विनाशी प्लेट, यह निर्माणकारी प्लेट है। तो देखिए, तो भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। भ्रंश यानी फॉल्ट। फॉल्ट मतलब क्या कि दो प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, यानी इसके नीचे क्या होगा, तो इसके नीचे संवहन की जो धाराएं हैं वह एक ऊपर उठती हुई संवहन धाराएं हैं। जहां ऊपर के शैलखंड दबाव डालते हैं उनके आपस का घर्षण उन्हें परस्पर बांधे रखता है। फिर भी अलग होने की प्रवृत्ति के कारण एक समय पर घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शैलखंड विकृत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत दिशा में सरक जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती है। वह स्थान जहां ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहेंगे, भूकंप का उद्गम केंद्र यानी फोकस। यानी भूकंप उत्पन्न कहाँ हुआ, यहाँ पर, इसको कहेंगे फोकस यानी उद्गम केंद्र। और इसे औ केंद्र भी कहते हैं, यानी हाइपो सेंटर भी कहते हैं। और ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी सतह पर पहुंचती है। भूतल पर वह बिंदु, यह बिंदु जहां पर तरंगे सबसे पहले पहुंच गई, यानी उद्गम केंद्र के समीपत स्थान, यह 90 डिग्री के ऊपर होगा, उसको क्या कहेंगे, एपी सेंटर, यानी यह अधिकेंद्र है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। भूकंपीय तरंगे, अब भूकंप है तो इसमें कुछ तरंगे हो, यानी अर्थक्वेक वेव्स, 3 तरह के, पी, एस एंड लव वेव। तो देखते हैं, सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर में ही आते हैं। इसी अध्याय में हम लोग आगे पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। क्लियर, आगे देखिए। भूकंप मापी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करती है, जो चित्र में हम लोग देखेंगे नीचे 3.1 में। और भूकंप तरंगों का अभिलेखीय वक्र दिखाता है, ऊपर देखे नहीं थे, पी, एस और एल जो इस तरह से बना रहा था, उसका ही यह बात कर रहा है। यह वक्र 3 अलग अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की, एक भूगर्भिक तरंगे यानी बॉडी वेव, वह दूसरा धरातलीय तरंगे यानी सरफेस वेव। किसके हिसाब से, तो बुनियादी आधार पर। परंतु भूगर्भिक तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। यानी ये पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, गर्भ से, तो भूगर्भिक तरंग हो गया। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होती है और जिन्हें हम लोग धरातलीय तरंग कहते हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है,
पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन एवं आवर्तन यानी रिफ्रैक्शन होता है। हम लोग देखेंगे आगे, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदल जाती है। एक रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, परावर्तन मतलब क्या होगा, आया इस तरह से टकरा कर चला गया। और रिफ्लेक्शन मतलब क्या, यहाँ पर विरल माध्यम है, यह लंब है, अगर यह सघन माध्यम में आएगा तो यह अभिलंब की ओर चला जाएगा, यानी सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से यह दूर चला जाएगा। और परावर्तन में यह आया और किसी सतह से टकराकर पूरा वापस हो गया। भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक इसको कहेंगे हम लोग पी वेव यानी प्राइमरी वेव तथा एस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है, ये गैस तरल ठोस तीनों में यानी तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है, लेकिन स्पीड में अंतर होगा। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल बाद पहुंचती है, ये द्वितीयक तरंगे कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से ऊपर गुजरती है। कौन, तो एस यानी सेकेंडरी वेव, केवल ठोस। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना समझने में मदद की। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन यानी रिफ्लेक्शन से तरंगे कई दिशाओं में चल देती है यानी मुड़ जाती हैं। भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती है, इनसे शैल विस्थापित होती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। किससे, तो एस नहीं, यह एल वेव यानी सरफेस वेव कहेंगे, या इसको लॉब वेव भी कहा जाता है, क्योंकि यह जिग जैग मोड में चलता है और इसका जो परास होगा, यह आयाम यह सबसे अधिक होता है, सबसे बड़ा होता है और रफ्तार कम है, अतः यह बिल्डिंग को हिलाते डुलाती गिरा देगी। आगे देखिए, भूकंपीय तरंगों का संचरण कैसे होगा, तो भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संरचित होती है, शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है, यानी कि पी तरंग से कंपन की दिशा क्या होगी, तो तरंगों की दिशा के समानांतर होगी। यह संचरण गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है, नहीं एकदम सीधा है, इस तरह से ये आगे की तरफ जाएगा, लेकिन ऐसे चलेगा। आगे देखिए, इसके फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य यानी कि यह ध्वनि तरंग की तरह चलता है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण यानी अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट होगा तो यह ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, जबकि दिशा क्या है, इधर है। इस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन पैदा करती है, अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार एवं गर्त या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस तरह से चलेगा। यह धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। कौन, तो सरफेस वेव। अब एक क्वेश्चन उठता है, छाया क्षेत्र का उद्भव यह क्या है, तो भूकंप लेखी यंत्र यानी सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होता है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहते हैं। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, यानी अलग अलग। जैसे हम लोग देखेंगे, और वह में पी व एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। यह देखा जाता है कि भूकंप लेखी भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। 105 डिग्री के अंदर में भूकंप लेखी अभिकेंद्र से 145 डिग्री से परे केवल, यानी 145 डिग्री का जहाँ कोण बनेगा उसके बाद केवल पी तरंगों के पहुँचने को ही दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं किया जाता। यानी 105 और 145 डिग्री के मध्य में क्या मिलेगा, तो एस तरंग नहीं मिलेगा। तो भूकंप
अधिकेंद्र में 105 से 145 डिग्री के बीच का क्षेत्र जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए यह छाया क्षेत्र है। यानी 105 से 145 क्या हो गया, यह शैडो जोन है दोनों के लिए। यहाँ देखिए, यह इसको छोटा कर दें एक मिनट। यहाँ पर भूकंप उत्पन्न हुआ, यह पी वेव है, तो पी वेव चलिए इस तरह से चल दिया पी वेव, और यह इस तरंग का किरण पथ है। लेकिन पी वेव यहाँ फिर आपको डायरेक्ट 90 डिग्री पर यह कोर को पार करके निकल गया। लेकिन पी वेव 145 से 105 डिग्री का जहाँ कोण है उसमें नहीं मिलता है। क्लियर। और इस तरंगे केवल 105 डिग्री तक ही मिलेगी, किससे, तो इस भूकंप केंद्र से। या क्या मतलब समझे कि 105 डिग्री तक केवल एस वेव मिलेगा, और पी वेव का जो छाया क्षेत्र होगा वह 105 से 145 डिग्री के मध्य में दोनों तरफ होगा, और उसके बाद 145 से आगे जाने पर फिर पी तरंगे प्राप्त होगी। लेकिन एस वेव प्राप्त हुई न हुई, तो देखते हैं। यहाँ देखिए पी वेव, तो एस का जो तरंग छाया क्षेत्र है वह 105 से 105 डिग्री दोनों तरफ, यानी अगर यहाँ से यह क्या होगा तो 180 डिग्री का यह कोण बनाएगा। तो यहाँ पर 105 डिग्री से 105 डिग्री दोनों तरफ क्या है, तो इस तरंग का यह छाया क्षेत्र है। और पी तरंग का छाया क्षेत्र हम लोग ऊपर देखे थे 105 से 145 डिग्री दोनों तरफ, और बीच में 145 डिग्री से लेकर और इधर भी 145 डिग्री दोनों के मध्य में फिर पी वेव उत्पन्न होता है, यानी कि वह मिलता है। यह समझ गए। आगे देखिए, सामान्यतः विवर्तनिकी यानी भूकंप मतलब टेक्टोटेनिक की बात हो रही है ही अधिक आते हैं। यानी भूकंप कैसे होगा, सिंपल प्लेटों के खिसकने के कारण ही भूकंप उत्पन्न होता है। ये भूकंप भ्रष्ट तल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिकी भूकंप को ही ज्वालामुखी यानी वोल्केनो भूकंप समझा जाता है, जब पृथ्वी के दरारों को फाड़ कर अंदर से मैग्मा बाहर निकले और ज्वालामुखी विस्फोट हो और पृथ्वी हिले, उसको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी भूकंप, जो मुख्य रूप से ज्वालामुखीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। कभी कभी खनन क्षेत्रों में भी अत्यधिक खनन कार्य करने से भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिससे हल्के झटके महसूस होते हैं। इसे प्रायः नियात यानी कोलैप्स भूकंप कहा जाता है, यानी कोलैप्स गिर गया, नियात हो गया। कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट से भी भूकंप होते हैं, इसको विस्फोट यानी एक्सप्लोजन भूकंप कहते हैं। जो बड़े बांध है यानी भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्र में आते हैं, उन्हें बांध जनित यानी रिजर्व वायर इंड्यूस्ड भूकंप कहा जाता है, जैसे दक्षिण भारत में कोयना। आगे देखिए, भूकंपों की माप। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अर्थात आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। इसे मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और आघात की तीव्रता यानी गहनता को इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्केली, कहाँ गया, आगे देखते हैं, मर्केली के नाम पर जाना जाता है। यह झटकों में से प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी मर्केली यह हानि पर निर्धारित होगा, और रिक्टर स्केल यह जो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है उस आधार पर, यानी जो मर्केली स्केल है यह 1 से 12 तक है, और यह मुख्य रूप से हानि पर ही आधारित है। भूकंप के प्रभाव तो लिख सकते हैं, इससे भूमि हिलेगा, धरातलीय विसंगति होगी, भूस्खलन या पंखस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक भाग झुक जाएगा, हिमस्खलन होगा, धरातलीय विस्थापन होगा, बांध और तटबंध टूट जाने से बाढ़ आ जाएगी, आग लग जाएगा, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, वस्तुओं का गिरना, सुनामी, जानमाल की अकल्पनीय हानि। यहाँ देखिए यह भूकंप है, यह देखिए यह पिक्चर है आपको, ज्वारीय लहरों द्वारा हुई तबाही का एक दृश्य मेरीना तट भारत, यानी जब सुनामी आया था तो इस तरह से आ गया था। और यानी कि यह सुनामी कहाँ उत्पन्न हुआ था 2004 वाला, तो यह सुंडालैंड यानी कौन सा इलाका था, तो यह इंडोनेशिया के पास उत्पन्न हुआ था, जो बर्मन प्लेट और इंडियन प्लेट के टक्कर से उत्पन्न हो गया था। और इसका प्रभाव क्षेत्र पूरा का पूरा ये सारे देश थे, और सबसे अधिक परेशानी या जो जानमाल कहानी कहाँ हुई तो श्रीलंका, भारत के पश्चिमी तट, और यह अफगानिस्तान यह अफ्रीका तक महसूस
किया गया था और इसके बारे में क्या क्या हुआ ये तो सब कुछ आप लोग जानते ही हैं। इंडोनेशिया में भी बहुत जान मान की हानि हुई थी, वहाँ के तो बहुत सारे द्वीप पूर्णतः डूब ही गए थे, मालदीव पूरा का पूरा डूब गया था। अब हम लोग इसके बाद आगे क्या देखेंगे, उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जा सकता है, जबकि अन्य को उसी क्षेत्र में होने वाले जन व धन की हानि से समझा जाता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्री अधस्तल पर हो और भूकंप की तीव्रता अधिक यानी लगभग 9 या उससे अधिक हो। क्लियर, भूकंप की तीव्रता अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, यह भूकंप के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती है। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ सेकंड ही रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं। यानी जल का मूवमेंट होगा, और जल का मूवमेंट होगा तो क्या होगा, पानी हिलेगा तो वह सुनामी का रूप धारण कर सकता है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे भूकंप की आवृत्ति, तो यह भी देख ही लेते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। तीव्र भूकंप के झटकों से जन धन की अधिक हानि होती है, फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका कौन कौन सा क्षेत्र है। यह भी देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम है। 1-2 वर्षों में एक या इससे 2 बार अधिक आएगा, जबकि हल्के भूकंप लगातार हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की संरचना, तो उसको हम लोग अगले चैप्टर में वीडियो में लाते हैं। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।